नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में और डेट है आज की 17 जुलाई। आज देखो, हिंदू का तो एक ही आर्टिकल डिस्कस करने लायक है। जो बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं ना, जैसे अदानी अंबानी, इनका दबदबा हमारे देश में बढ़ रहा है। एसेट में इनका शेयर इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रोंग हो रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी बिजनेस फर्म्स वो फेल हो रही हैं, बट सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही। डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, लाइटनिंग का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आज देखो, एथिकल टर्म के बजाय एक एथिक्स का बढ़िया एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। साक्षी साहनी 2014 बैच की IAS ऑफिसर हैं। पटियाला में हाल ही में फ्लड आई, ये वहाँ पे DM के पोस्ट पर तैनात हैं। इन्होंने ना सिचुएशन को काफ़ी बढ़िया ढंग से टैकल किया और इंडियन एक्सप्रेस में एक अच्छा आर्टिकल आया है इनके बारे में। इन्होंने सोशल मीडिया का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल किया। जब देखो ऐसी सिचुएशन आती है ना, बाढ़ वगैरह, तो बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ना, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहाँ पे लोकल मोहल्ले से संबंधित न्यूज़ शेयर होती रहती है, इन्होंने अपने आप को उनमें ऐड करवाया और लोगों के जो क्वेरीज थी ना उसका आंसर दिया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इन्होंने बताया कि ऐसी सिचुएशन में जब पानी का लेवल ज़्यादा है, शहर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जा सकती, करंट लगने से डेथ हो जाती है। तो वेलफेयर एसोसिएशंस को समझ में आया कि वास्तव में सिचुएशन उतनी खराब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जाने का रीज़न है। इन्होंने इस प्रकार के मैसेज शेयर करवाए कि आप पहले फ्लोर पे चले जाइए, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, किसी भी कीमत पे आपको अभी इस समय जब पानी भर रहा है गलियों में, आपको ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होना है। डिनर पैकेट्स आपको भेजे जाएंगे जब तक कि आपको रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता है। आर्मी जल्द ही वहाँ पे होगी, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ पे हम ट्रैक्टर ट्रालीज तक पहुँचेंगे। और अगर किसी को कोई मेडिकल इशू है, जैसे प्रेगनेंसी या इन्फेंट का कोई दूसरा इशू है, तो हम उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, किसी भी कीमत पे हम उन्हें जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करेंगे। याद होगा आपको, एथिक्स में UPSC ने इस प्रकार की केस स्टडी भी पूछी थी कि आप DM के पोस्ट पर तैनात हो, वहां पे लोगों को रेस्क्यू करना है, किस ऑर्डर में आप रेस्क्यू करोगे। तो इस प्रकार की जो न्यूज़ है ना, आपको थॉट्स आपके डेवलप करती हैं कि जो केस स्टडी बाद में UPSC पूछेगी, आप उन केस स्टडीज को प्रैक्टिकली आंसर्स कर सको। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। और कैसे इन्होंने बेहतरीन ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखो पॉजिटिवली करें ना ऑफिसर्स, बहुत बढ़िया ढंग से इस्तेमाल हो सकता है रील्स के बजाय। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में टॉप कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो कंटेक्स्ट ये दिया जाता है, हिंडनबर्ग जो कि USA की एक रिसर्च फर्म है, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। जैसे अदानी ग्रुप ने जानबूझ के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस की सहायता से अपनी जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज की है, प्रॉफिट इंक्रीज करके दिखाया है, शेयर मार्केट में अपना जो शेयर का प्राइस है वो इंक्रीज किया है, वो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शंस की सहायता से। मतलब इस प्रकार के ना बहुत सारे आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर। शुरू में तो अदानी ग्रुप के जो शेयर के प्राइस हैं वो नीचे आए, बट अब एक बार फिर से अदानी ग्रुप जो है वो नई नई कंपनीज को एक्वायर कर रहा है, फिर से बैंकों से लोन उठा रहा है। मतलब अदानी ग्रुप को रोकने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार से आप अंबानी ग्रुप देखिए। अंबानी ग्रुप ने क्या किया, हाल ही में अपनी एक फाइनेंशियल सर्विस आर्म को ना डीमर्ज कर दिया। मतलब पहले ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पार्ट थी, बट अब ये अलग से चलेगी। मकसद क्या है रिलायंस का? मकसद देखो ये है कि अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिलायंस अपने हाथ आजमाना चाहता है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिलायंस डोमिनेट करना चाहता है। और देखो यही कहानी टाटास की और आदित्य बिरला की है। तो इन सब एग्जाम्पल्स से हमने समझा हमारे देश के जो टॉप बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है देश के लिए। क्या आपको लगता नहीं गर्व की बात है? नहीं, राइटर इससे इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं देखो देश की जो छोटी और मीडियम बिजनेस फर्म्स है ना, स्मॉल एंड मीडियम स्केल फर्म्स, ये भी तो ग्रो करनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
एक तरफ जहां कोविड-19 की महामारी के बाद छोटे और मंझली जो बिजनेस फर्म्स हैं वो तो अभी तक घाटे से उबर भी नहीं पाई हैं, लेकिन बड़े जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो और ज्यादा प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं। आरबीआई के एक फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने ना एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने कहा कि 1991 में ना टॉप 5 हमारे देश में जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं ना उनके पास टोटल एसेट का सिर्फ 10% शेयर था, लेकिन 2021 आते आते टोटल एसेट में 18% तो ये सिर्फ टॉप 5 कॉर्पोरेट ग्रुप्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप बोलोगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत देखो बहुत सारी है। आपने एक टर्म का नाम सुना होगा, पिछले दिनों हमने डिस्कस किया, ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन मतलब कई बार ऐसा होता है, अक्सर हम ये पढ़ते हैं मार्केट में ना किसी भी चीज के जो दाम है ना वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं कि उस चीज की डिमांड कितनी है मार्केट में और सप्लाई कितनी है। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो जाहिर तौर पे रेट बढ़ेंगे। बट ना जब किसी कॉर्पोरेट ग्रुप की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाती है ना तो फिर डिमांड एंड सप्लाई का जो कंसेप्ट है ना वो काम नहीं करता। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जियो शुरू में बहुत सस्ती सर्विसेज बेच रहा था, बट अभी तो फिलहाल देखो एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया भी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, लेकिन मान लीजिए ये दोनों कंपनीज भी फेल हो गई, बैंकरप्ट हो गई, सिर्फ बचा जियो। एक ही कंपनी है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब वो कंपनी अपनी मर्जी से दाम तय करेगी। बेशक उसको खर्चा एक सिम पे सिर्फ 10 रुपए का आता है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो दाम रखेगी सिम के 450 रुपए। यह होता है ग्रीडफ्लेशन कि कई बार कुछ चीजों के दाम बढ़ते हैं कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लालच की वजह से, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। यह होता है जब मोनोपोली इस्टेब्लिश होती है टॉप कॉर्पोरेट ग्रुप्स की। इसकी वजह से देखो यह होता है हमारे देश में जहां एक तरफ पावर कॉन्सेंट्रेट होती है, पैसा कॉन्सेंट्रेट होता है कुछ ही लोगों के हाथों में, और ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हो जाते हैं, यानी इनइक्वालिटीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और देखो ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। कैसे? क्योंकि देखो ये कुछ लोग जिनके पास में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर है, बहुत ज्यादा वेल्थ है, इनका इन्फ्लुएंस तो बढ़ता है ना पॉलिटिक्स में। फिर ये पॉलिटिशियंस को कठपुतली की तरह नचाने लगते हैं, उनको डोनेशन देके। इन कॉर्पोरेट ग्रुप्स का जो इन्फ्लुएंस है पब्लिक पॉलिसीज पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप बताइए क्या ये देश के लिए अच्छा है? नहीं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये जरूर आना चाहिए कि सर मार्केट है 1990-91 के बाद तो हमारे देश में न्यू लिबरलिज्म आ गया। न्यू लिबरलिज्म मतलब सरकार ने ज्यादातर चीजें मार्केट पे छोड़ दी। अब अंबानी जो बिजनेस करते हैं वो आप भी कर सकते हो। बट राइटर का देखो ये कहना है मार्केट में ना उन प्लेयर्स को फायदा मिलता है जो ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स हैं। जैसे देखो अंबानी है, अब क्या आप ग्रोसरी स्टोर ओपन करके अंबानी का मुकाबला कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जेबें ना ऑलरेडी भरी हुई हैं, उनके पास इतना पैसा है, वो ना जितने की चीज आप बेच रहे हो उससे आधे की चीज बेच देंगे। तब तक बेचेंगे जब तक कि आप बर्बाद ना हो जाओ। लास्ट में बचेंगे सिर्फ अंबानी और फिर वो अपनी मर्जी से रेट तय करेंगे। ये हमेशा होता है। मतलब कि बड़े जो ग्रुप होते हैं ना जिनके पास पैसा होता है, शुरुआत में वो चीजें सस्ती बेचते हैं ताकि मार्केट से जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। दूसरे प्लेयर्स के पास में तो इतने पैसे होते नहीं कि वो लॉस झेलते जाएंगे, लेकिन ये बड़े ग्रुप लॉस झेल सकते हैं क्योंकि इनको पता है हमारे थोड़े बहुत पैसे लग भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम खूब पैसा कमाएंगे 2 साल बाद 3 साल बाद। लेकिन छोटे प्लेयर्स उतना लॉस नहीं झेल पाते। तो मार्केट जो है ना वो बड़े प्लेयर्स को प्रमोट करती है और छोटे प्लेयर्स धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि फेयर कंपटीशन मार्केट में आए। बट हमारे देश में सरकार क्या कर रही है? फेयर कंपटीशन को प्रमोट नहीं कर रही है। मतलब एक्टिव स्टेप्स सरकार को लेने चाहिए ताकि फेयर कंपटीशन हमारे देश में प्रमोट हो, लेकिन सरकार एक्टिव स्टेप्स नहीं ले रही है, बल्कि सरकार तो चुनिंदा कॉर्पोरेट ग्रुप्स को प्रमोट कर रही है। इसके बाद ना राइटर एक बात बोलते हैं, देखो विभिन्न देशों में ना कोशिश की गई है कि जो सरकारें हैं वो प्राइवेट कैपिटल से दूर रहें, गवर्नमेंट्स जो हैं वो कॉर्पोरेट ग्रुप से दूर रहें, ऐसी कोशिश
अलग अलग देशों में की गई हैं। लेकिन देखो ये कोशिशें ना उतनी सफल साबित नहीं हुई हैं। हमारे देश में फिलहाल क्या स्टेटस है आप देखिए। जब से देखो न्यू लिबरलिज्म आया है ना हमारे देश में, न्यू लिबरलिज्म का मतलब मार्केट पे सरकार ने फोकस किया है। न्यू लिबरलिज्म से पहले तो सोशलिज्म हुआ करता था देश में, आपको पता है 1990-91 से पहले सब कुछ सरकार कंट्रोल किया करती थी। कोई बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म आया 1990-91 में, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इन रिफॉर्म्स के बाद सरकार ने ना ज्यादातर चीजें मार्केट पे छोड़ दी। बिजनेस करना आसान हो गया, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब से न्यू लिबरलिज्म आया ना हमारे देश में, अब होना यह चाहिए था कि सरकार मार्केट को कम से कम रेगुलेट करती, कि कोई बड़ा प्लेयर फायदा ना उठाए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो आपके मोहल्ले में मान लीजिए पुलिस ना आए और सरकार कह दे कि सब कुछ अपने हिसाब से, मार्केट के हिसाब से चीजें चलेंगी आगे, तो फिर तो वो वाली सिचुएशन हो जाएगी ना। मार्केट में जिसके पास में हथियार हैं, जो ताकतवर है, वो गरीब को दबाएगा। इसी चीज के लिए तो पुलिस है। पुलिस क्या करती है? चीजों को रेगुलेट करती है। पुलिस रोकती है कि ताकतवर गरीब को दबा ना पाए। यही चीज बिजनेस में होनी चाहिए। यह सरकार का काम है कि बड़ा बिजनेस जो है वो छोटे बिजनेसमैन को खत्म ना कर दे, ये इंश्योर करना, मतलब गलत तरीके से बर्बाद ना कर दे। लेकिन देखो सरकार ने क्या किया, सरकार ने ना यह सोचा कि हमारा काम है प्राइवेट कैपिटल की, यानी जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसेस हैं, उनकी ग्रोथ सुनिश्चित करना। सरकार ने सोचा हमारा काम यह है। सरकार की सोच यह थी कि अगर हम प्राइवेट बिजनेस की ग्रोथ सुनिश्चित करेंगे ना, तो इससे पूरे देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगी और कंपटीशन भी बढ़ेगा। लेकिन देखो जैसा एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया, इससे ना कंपटीशन बढ़ता नहीं है। सरकार को मार्केट में रेगुलेशन जरूरी करना चाहिए। कंपटीशन कैसे नहीं बढ़ता है? जैसे एविएशन सेक्टर का देखिए, पहले इतनी सारी एयरलाइंस थी, अब धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। किंगफिशर बंद हो गई, फिर जेट एयरवेज बंद हो गई, अब तो फर्स्ट गो भी बंद हो गई। टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल ले लीजिए, पहले इतने सारे प्लेयर थे, अब सिर्फ 3 प्लेयर बाकी हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। सारे प्लेयर्स खत्म हो गए, अब वोडाफोन आइडिया भी खत्म हो जाएगा। मतलब राइटर का ये है, सरकार की जो ये सोच है ना कि हम रेगुलेशन नहीं करेंगे, हम प्राइवेट कैपिटल की ग्रोथ सुनिश्चित करेंगे, जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करेंगे। इससे यही होता है, कंपटीशन पैदा नहीं होता, बल्कि कुछ प्लेयर अलग अलग सेक्टर में कब्जा कर लेते हैं, खास करके ये टॉप 5 कॉर्पोरेट ग्रुप्स। अब नेक्स्ट चीज देखो ये है, सरकार ना पूरी ताकत लगा देती है टॉप कॉर्पोरेट ग्रुप्स को बचाने में, उनको प्रमोट करने में। जैसे आप देखते हो कि प्रधानमंत्री मोदी किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं, तो बड़े बड़े जो टॉप कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बिजनेसमैन हैं उनको साथ लेके जाते हैं। देश में कई बार पॉलिसीज भी ऐसी फॉलो की जाती हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं ग्लोबल प्लेयर्स के अगेंस्ट। जैसे अभी ये जो रिलायंस वाले हैं, ये ऑनलाइन रिटेल में आए, अमेजोन से सरकार ने इनको प्रोटेक्ट किया। मतलब कुछ पॉलिसी सरकार ने ऐसी बनाई कि अमेजोन से इनकी प्रोटेक्शन हो। तो सरकार ना ऐसी पॉलिसी बनाती है कि ना सिर्फ इन कॉर्पोरेट ग्रुप्स की, ग्लोबल प्लेयर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो, बल्कि ये विदेशों में भी अगर बिजनेस करते हैं तो भी इनको बढ़िया तवज्जो दी जाए। सरकार ऐसे एग्रीमेंट्स साइन करती है दूसरे देशों की सरकारों के साथ, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देती है सरकार इनको प्रमोट करने के लिए। लेकिन देखो बात वही है ना, ये ताकत सरकार को ना सिर्फ टॉप 5 कॉर्पोरेट ग्रुप्स को प्रमोट करने में नहीं लगानी चाहिए, छोटे छोटे बिजनेसमैन को प्रमोट करने में लगानी चाहिए। उससे देश में असली प्रोग्रेस, असली समृद्धि आएगी। अब सबसे लास्ट में चीज ये है, इन बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स का ना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डोनेशन देते हैं सरकार को। जैसे वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम है, पता भी नहीं लगता किसने डोनेशन दिया है, सिर्फ सरकार को पता लग पाता है। अब देखो जो कॉर्पोरेट ग्रुप रूलिंग पार्टी को डोनेशन देगा या फिर अपोजिशन पार्टी को डोनेशन देगा, अगर वो पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर कॉर्पोरेट ग्रुप तो मजबूर करेगा ना रूलिंग पार्टी को, अब आप हमारी बात मानिए, हमने आपकी मदद की थी।
और यही देखने को मिलता है, एक नेक्सस देखने को मिलता है कॉर्पोरेट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जिसका नाम है कॉर्पोरेटोक्रेसी। देखो, अगर मान लीजिए टॉप 5 कॉर्पोरेट ग्रुप्स को सरकार की तरफ से प्रमोट कर दिया गया, ये तो वही बात है ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए गए। मान लीजिए वो अंडे लोमड़ी ले गई, फिर मतलब कि ये 5 कॉर्पोरेट ग्रुप फेल हो गए, अदानी फेल हो गया, अंबानी फेल हो गया, तो देश को नुकसान पहुंचेगा ना। इसलिए छोटी छोटी जो फर्म्स हैं जो रोजगार प्रोड्यूस करती हैं, उनको प्रमोट करना जरूरी है। सरकार और कॉर्पोरेट ग्रुप दोनों डांस पार्टनर की तरह काम ना करें, एक साथ मूव ना करें। दोनों का जो काम है डेमोक्रेसी में अलग अलग है, दोनों अपना अपना रोल प्ले करें। क्लोज नेक्सस नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में दोनों के बीच में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद आज की डिस्कशन का नेक्स्ट आर्टिकल क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्रिटिकल मिनरल का क्या मतलब है? क्रिटिकल मिनरल देखो वो मिनरल हैं जिनकी आवश्यकता होती है देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश की सिक्योरिटी के लिए। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ माइन के द्वारा 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं इंडिया के लिए, जैसे एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मुथ। ये नाम एक बार आप देख सकते हो। हालांकि संभावना कम है प्री में यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने की, बट जिस प्रकार से रैंडम पेपर आज के समय में यूपीएससी पूछने लगी है, कोई भरोसा नहीं कि 30 में से 3-4 मिनरल उठा के दे दिए और पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सा मिनरल क्रिटिकल मिनरल है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग। हालांकि संभावना कम है। क्रिटिकल मिनरल्स के साथ देखो दिक्कत ये है, इनकी डिमांड आज के समय में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में भी इनका यूज़ है, जरूरत पड़ती है। बट ना इनकी सप्लाई कम है डिमांड के हिसाब से। और ये जो मिनरल्स है ना कुछ ही देशों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जैसे चाइना जैसे देशों में, और बाकी देश इंपोर्ट करते हैं। तो ना विभिन्न देशों को डर लगने लगा है कि यार चाइना के साथ चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, चाइना समेत कुछ दूसरे देशों पे। कल को उन्होंने हमें सप्लाई करना बंद कर दिया ये क्रिटिकल मिनरल, तो हमारी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रुकावट आ जाएगी, सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। और देखो ये चीज़ ना और भी ज़्यादा सच साबित होती है, क्योंकि हाल ही में ना चाइना ने 2 क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। यानी वो 2 क्रिटिकल मिनरल्स अब चाइना दूसरे देशों को फिलहाल के लिए नहीं बेच रहे हैं। इसी वजह से देखो इंडिया ने क्या किया, एक ना अलग से कंपनी बनाई, जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है काबिल। काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। 3 PSUs का ये जॉइंट वेंचर है काबिल। इसको सरकार ने काम दिया है कि भैया आप ये इंश्योर करो कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं हमको मिलते रहें, फिलहाल के लिए मिलते रहें, और लॉन्ग टर्म में हमारा एम यही है कि ये हमें इंपोर्ट ना करने पड़े। कैसे न कैसे करके आप ये इंश्योर करो, या तो मिनरल्स इंडिया में भी हो, अगर सारा एक्सप्लोर कर लिया है इंडिया में नहीं है ये मिनरल्स, तो फिर आप इनका सब्स्टिट्यूट सोचो कि इनकी जगह किसको इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी दूसरे मिनरल को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये काम दिया गया है सरकार के द्वारा काबिल को, जो 3 PSUs का एक जॉइंट वेंचर है। अब इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, चूंकि हम क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की तरफ आगे मूव कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, इस प्रकार के दूसरे डिवाइसेस, अब ना इन सब में ना क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए पिछले 5 सालों में जो डिमांड है ना क्रिटिकल मिनरल्स की वो डबल हो गई है। जैसे देखो कोबाल्ट है, लिथियम है, निकल है, कॉपर है, जितनी डिमांड इनकी आज के समय में है ना उतनी डिमांड पहले कभी नहीं थी। 2017 से लेकर 2022 के बीच में लिथियम की डिमांड तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, कोबाल्ट की डिमांड 70% बढ़ चुकी है, और निकल की डिमांड में 40% का इजाफा देखा जा चुका है। ये सारे जो मिनरल्स हैं ना जिनकी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में आवश्यकता है, इनकी ना मार्केट में जो डिमांड है ना 2022 में $320 बिलियन के आसपास। एक बात देखो ये भी है, फ्यूचर में किस हद तक क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी आएगी वो भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये क्रिटिकल मिनरल्स कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं और कितने ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। अब ये बात देखो चूंकि विभिन्न देशों को समझ में आ चुकी है, इसलिए US, कनाडा, EU, ऑस्ट्रेलिया,
ये सब क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए कानून लेके आए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे देश जहां पर ये थोड़े बहुत मिनरल्स मिलते हैं, जैसे इंडोनेशिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, इन्होंने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। इनको समझ में आ गया है ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने भी ना इन मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। इसीलिए तो सप्लाई प्रभावित हुई है। और देखो प्राइवेट कंपनीज भी पीछे नहीं हैं, जैसे ऑटो मेकर्स हैं, बैटरी सेल बनाने वाली कंपनीज हैं, इक्विपमेंट बनाने वाली मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी ना क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई में, वैल्यू चेन में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उन्हें पता है ये अगर हमें नहीं मिले तो हमारा पूरा काम ही ठप पड़ जाएगा। इसलिए डायरेक्टली ये कंपनीज दूसरे देशों की कंपनीज के साथ में टाई अप कर रही हैं, एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाईज में देखो 3 तरह के चैलेंज हैं। सबसे पहला तो फ्यूचर में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो पाए, पहला चैलेंज ये है। दूसरा, सप्लाई जो है अलग अलग देशों से आए। ऐसा नहीं जैसे इंडिया को जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए इंडिया सिर्फ और सिर्फ चाइना से हासिल कर रहा है और चाइना ने कल को हमें मना कर दिया तो हमारी सप्लाई पूरी तरह से ठप। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से सप्लाई आनी चाहिए, अलग अलग देशों से सप्लाई आनी चाहिए, एक देश के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई किए जा रहे हैं क्या क्लीन और रिस्पॉन्सिबल सोर्सेज से सप्लाई किए जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन के बाद ये क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ये तीसरा चैलेंज है। अब तो देखो वर्ल्ड जो है ज्यादा पोलराइज हो रहा है। कुछ समय पहले हमने देखा चाइना एक तरफ और यूएसए दूसरी तरफ, कितना भयंकर ट्रेड वार देखने को मिला दोनों के बीच में। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, ट्रेड करना कम कर दिया। और अब आप देख सकते हो यूक्रेन रशिया वार। तो वर्ल्ड ना अब धीरे धीरे पोलराइज हो रहा है, गुटों में बट रहा है। अब विभिन्न ग्रुप्स में वर्ल्ड बटेगा तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई नहीं होने देगा। समझ गए? अभी चाइना का डोमिनेशन है सप्लाई पर, और जैसा मैंने आपको बताया चाइना ने कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, जैसे गैलियम और जर्मेनियम। लास्ट में राइटर देखो कंसर्न रेज करते हैं, देखो एनर्जी ट्रांजिशन आना जरूरी है। यह सिर्फ एक देश के लिए जरूरी नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज किसी एक देश को प्रभावित नहीं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जरूरी है ये क्रिटिकल मिनरल्स। तो किसी भी देश को समझना चाहिए कि एनर्जी ट्रांजिशन में इसका इस्तेमाल है ना, तो आप इनकी सप्लाई को ना एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल मत करो, हथियार के तौर पे इस्तेमाल मत करो। और देखो कुछ क्रिटिकल इंडस्ट्रियल मेटल्स जो हैं जैसे कॉपर हैं, इनका प्राइस तो आने वाले सालों में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि सप्लाई इतनी नहीं है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस वजह से कुछ जरूरी जो चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, इनकी डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि कॉपर की डिमांड बढ़ेगी। तो एक नेशनल डिबेट भी होनी चाहिए हमारे देश में कि एनर्जी ट्रांजिशन हमारा प्लान क्या है, क्या उस हिसाब से हमारे देश में मटेरियल, फाइनेंशियल यानी कैपिटल, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है या नहीं है। इस चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए, सरकार का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लाइटनिंग से संबंधित है। देखो इससे पहले कि हम लाइटनिंग के बेसिक्स डिस्कस करें, कंटेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं कंटेक्स्ट क्या है। अभी ना हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट के मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई ना, उस मीटिंग में यह मांग की गई थी कि लाइटनिंग को भी एक नेचुरल डिजास्टर माना जाए, और अगर किसी पर्सन की डेथ होती है लाइटनिंग की वजह से तो उसे भी कंपनसेशन दिया जाए। अभी देखो साइक्लोन, ड्रोट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लिप, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट एंड कोल्ड वेव, ये कुछ ऐसे फेनोमेनन हैं जिनको सरकार के द्वारा नेचुरल डिजास्टर का टैग दिया गया है, और इनकी वजह से किसी की डेथ होती है तो सरकार कंपनसेशन देती है एसडीआरएफ से, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से। और देखो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में 75% जो पैसा आता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो बिहार सरकार का और कुछ दूसरे राज्यों का ये कहना है कि लाइटनिंग की वजह से भी बहुत डेथ होती है। बिहार में तो लाइटनिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले कुछ सालों में। सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी ये मानना है
बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर लाइटनिंग की घटनाएं पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन देखो आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा डेथ हो रही है लाइटनिंग की वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इसे नेचुरल डिजास्टर का टैग नहीं दे सकते क्योंकि लाइटनिंग से बचा जा सकता है। अगर प्रॉपर अवेयरनेस हो, लोगों को अवेयर किया जाए तो लाइटनिंग से प्रिवेंशन संभव है। और इंडिया उन 5 देशों में शामिल है जहां पर लाइटनिंग के बारे में पहले से वार्निंग दे दी जाती है सरकार के द्वारा कि लाइटनिंग आ सकती है। कई बार तो 5 दिनों तक की वार्निंग होती है, कई बार कुछ घंटों तक की वार्निंग होती है। इतना पहले सरकार बता देती है कि आप बच जाइएगा, लाइटनिंग आ सकती है। बट देखो राज्य सरकारों का यह कहना है कि ना हम अवेयर करते हैं पंचायत लेवल पे भी। कुछ लोग तो समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोगों को खेतों में काम करना होता है, वो इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं, काम करते रहते हैं और लाइटनिंग का शिकार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब हम जान लेते हैं लाइटनिंग होती क्या है। लाइटनिंग मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं होता क्या है। देखो थंडर स्टॉर्म के दौरान ना आसमान में आपको बादल देखने को मिलेंगे, क्लाउड्स देखने को मिलेंगे और क्लाउड्स के अंदर ना छोटी छोटी वाटर की जो बूंदें होती हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें छोटी छोटी, वो टकराती हैं आपस में आइस पार्टिकल्स के साथ में। ये क्लाउड है, क्लाउड्स में छोटी छोटी पानी की बूंदें आइस पार्टिकल से टकराती हैं, तो इसकी वजह से ना बादल के अंदर ना इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज बादल में ऊपर ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, नीचे नीचे नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, ऐसा हो जाता है। अब ऊपर पॉजिटिव चार्ज बादल के अंदर, नीचे इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसे बहुत सारे बादल्स में आपस में होता है। अब ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो दोनों के बीच में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। फिजिक्स का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स भी लगाता है। तो बादल में ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे इलेक्ट्रिक चार्ज, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मजबूत होगा ना, तो फिर एक रास्ता बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हो गया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना मतलब करंट का फ्लो होना। अब ये तो देखो एक क्लाउड का एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब आपको पता है आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, ये एक क्लाउड है, ये सेकंड क्लाउड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक क्लाउड के पॉजिटिव चार्ज और दूसरे क्लाउड के नेगेटिव चार्ज के बीच में भी डेवलप हो सकता है। करंट तो इन दोनों के बीच में भी जनरेट हो सकता है, मतलब मूव कर सकता है। तो देखो इस क्लाउड का पॉजिटिव चार्ज और दूसरे क्लाउड का नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मजबूत कि करंट फ्लो कर जाए। तो जब करंट फ्लो करता है ना, तो आसपास की जो एयर है ना वो गर्म हो जाती है, और जैसे ही आसपास की जो एयर गर्म होती है ना, एयर ना ब्राइटली ग्लो करने लगती है हीट की वजह से, मतलब चमकने लगती है। और वही हम देखते हैं आसमान में, क्योंकि करंट मूव किया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हुई एकदम से, और एयर में आसपास, मतलब जहां से डिस्चार्ज हुई आसपास की जो एयर है वो गर्म हो गई और एनर्जी एमिशन हुई लाइट के माध्यम से। अब उसी प्रकार से देखो, अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर भी है और बादल के ऊपर वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकता है ना, होता है। इलेक्ट्रिसिटी एकदम से डिस्चार्ज होती है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है, कई बार जमीन पर पेड़ों को नुकसान पहुंचता है या फिर बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है। आवाज क्यों आती है? बादल जब गरजते हैं आवाज भी तो आती है ना। ये देखो, जब देखो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो एकदम से ना जहां से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हुई उसके आसपास एयर एकदम से एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसी चीज की वजह से आवाज आती है, बादलों की थंडरिंग होती है। तो ये लाइटनिंग का पूरा कंसेप्ट हमने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एनएसओ डेटा से संबंधित है। क्या है ये आर्टिकल?
देखो बेसिक्स की बात पहले करते हैं। हमारे देश में एनएसओ के द्वारा ना कंज्यूमर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट किया जाता है। मतलब कुछ घरों को सैंपल के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर वहाँ से डेटा इकट्ठा किया जाता है कि एक्सपेंडिचर कितना है, कौन से चीज़ों पे ज़्यादा है, कौन से चीज़ों पे कम है। ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे से डेटा मिलता है ना, इससे सरकार को अनुमान लगता है गरीबी कितनी है, इनइक्वालिटी कितनी है, फिर सरकार उसी के हिसाब से पॉलिसीज लॉन्च कर सकती हैं। अभी ना दिक्कत ये थी 2019 में ना सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। यहां पर देखो आप, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखो, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ये 2019 में सरकार ने गठित की थी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एग्जामिन किया जाए। मतलब जिन इंडिकेटर्स के आधार पर डेटा इकट्ठा करना है वो एनालाइज करना, एग्जामिन करना। बट देखो काफी कमियां आई जब एनएसओ ने ना डेटा इकट्ठा किया। डेटा बहुत ज्यादा बेकार था, मतलब गलत डेटा सामने आ गया। इवन सरकार के जो स्पोर्टर हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आरोप लगा रहे थे कि ये सर्वे में डेटा ठीक नहीं है। तो अब सरकार ने ना इस कमेटी को ना एक्सपेंड कर दिया है। 2019 में जो कमेटी गठित की थी ना, इसको एक्सपेंड करके पहले सदस्यों की संख्या होती थी 10, अब 16 होगी। नाम होगा अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। यहां पे नीचे देखिए, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। काम भी ज्यादा दे दिया गया है, नई जो बॉडी स्टैब्लिश की है इसको काम ज्यादा दे दिया गया है। इसको यह बोला गया है आप ये चीजें भी डिसाइड कीजिए कि सर्वे में कौन कौन सी बातें पूछी जाएंगी, कितने सैंपल्स लिए जाएंगे, सर्वे का डिजाइन कैसा होगा, कैसे सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, सर्वे का रिजल्ट कैसे फाइनलाइज होगा। ये सब चीजें भी डिसाइड करने को बोला गया है इस नई स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स को। मतलब काम ज्यादा दे दिया गया है। पहले थोड़ा सा काम था इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एग्जामिन करना, अब मेंबर्स की संख्या इंक्रीज हो गई है, काम भी ज्यादा दे दिया गया है कि आपको बेसिक से बेसिक चीज भी डिसाइड करनी है कि सर्वे कैसे कंडक्ट होगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिजल्ट कैसे फाइनलाइज होगा, सारी चीजें समझ गए। मैक्सिमम सदस्य 16 हो सकते हैं, 10 ऑफिशियल, 4 नॉन ऑफिशियल, और सदस्यों की संख्या मैक्सिमम हो सकती है 16। इस कमेटी के चेयरमैन के तौर पे किसको बनाया गया है? परनोब सेन। आप ये देखिए नीचे, परनोब सेन, जो कि देखो फॉर्मर चेयरमैन है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के, यानी एनएससी के। इनको नए पैनल का, नई कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये जो नई कमेटी बनी है ना, ये क्या करेगी? डेटा गैप्स को प्लग करेगी। अगर इसे लगता है कि कुछ डेटा छूट रहा है, सरकार की तरफ नहीं पहुंच रहा है, तो वो डेटा भी आइडेंटिफाई करवा के सैंपल्स के थ्रू, सर्वे के थ्रू ये सरकार तक लेके आएगी। मतलब डेटा की एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए सरकार ने काम किया है, अच्छी बात है। इसके बाद एक अच्छी न्यूज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूज़ ये है, आईआईटी हमारे देश से बाहर अपना पहला ओवरसीज कैंपस इस्टेब्लिश कर रहा है तंजानिया में। तंजानिया का एक शहर है जंजीबार, वहाँ पे आईआईटी मद्रास के द्वारा एक कैंपस इस्टेब्लिश किया जा रहा है देश से बाहर। यह आईआईटी का पहला कैंपस होगा और देश के लिए गर्व की बात है। और उससे भी ज़्यादा गर्व की बात, जंजीबार में जो आईआईटी का कैंपस इस्टेब्लिश होगा ना, इसको लीड किया जाएगा प्रीति अघल्यम के द्वारा, यानी एक महिला के द्वारा। तो पहली बार होगा कि आईआईटी का कोई डायरेक्टर वुमन होंगी, समझ गए। तो वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से भी ये एक बहुत अच्छी बात है। देखो अक्सर हम ये बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज में महिलाओं की संख्या कम है, इवन आईआईटीज़ में भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इतने साल हो गए, पहली बार आईआईटी इस्टेब्लिश हुआ था खड़गपुर में, आईआईटी खड़गपुर जो 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। तब से लेके अभी तक कोई भी महिला आईआईटी की डायरेक्टर नहीं बनी है। पहली बार होगा आईआईटी जंजीबार, देश से बाहर आईआईटी का पहला कैंपस, और उसकी हेड होंगी, डायरेक्टर होंगी प्रीति अघल्यम। अभी देखो एनरोलमेंट के हिसाब से भी महिलाओं की संख्या मेल के मुकाबलों में काफ़ी कम है। 90s में तो ये 10:1 हुआ करता था रेशियो,
10 मैन 1 वुमेन। धीरे धीरे रेशो कम हुआ, यानी गैप मेल और फीमेल के बीच में कम हुआ आईआईटीज में। बट देखो अब एक बार फिर से ये गैप काफ़ी बढ़ गया है। आईआईटी कैंपस में सिर्फ 5 से लेके 12% तक महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। इवन स्टूडेंट्स में भी फीमेल कम है और फैकल्टीज में भी फीमेल कम है। इस गैप को फिल करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लस्टर बॉम्ब से संबंधित है। देखो क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है, जैसे ही वो हवा में फटता है ना, जैसे हवा में फटा छोटे छोटे बहुत सारे बम निकलते हैं जो 10 से लेके संख्या में सैकड़ों तक हो सकते हैं, 200-300 भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बम लॉन्च किया, गया 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 हवा में, फिर बाद में उसके बाद टारगेट के पास में ना हवा में ही फट गया और उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे बम निकले जो एक बहुत बड़े एरिया में जिनका इम्पैक्ट हुआ। अब मान लीजिए 200-300 बम अलग अलग जगह पे गिरे छोटे छोटे। अब इनमें से कुछ तो फट गए नीचे गिरते ही, कुछ ऐसे होते हैं जो फटते नहीं हैं, सालों साल वो वहीं पे पड़े रहते हैं। बाद में सिटीजन्स जब इनके टच में आते हैं ना तो उनकी जान चली जाती है। तो सिविलियंस को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं ये क्लस्टर बॉम्ब। रशिया पर यह आरोप लगा था कि शुरुआती दिनों में इन्होंने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, लेकिन मना किया पुतिन ने। अब ना फिर से सुर्खियों में आए हैं ये बॉम्ब, क्योंकि यूएसए ने बोला है कि हम यूक्रेन को ये बॉम्ब देने वाले हैं, क्लस्टर बॉम्ब, लेकिन पुतिन ने कहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अगर आपने इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। क्या एथिकल इश्यूज निकलते हैं? सबसे पहले ट्रूथफुलनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि रशिया ने इस्तेमाल किया क्लस्टर बॉम्ब लेकिन डिनाई करता रहा, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, ट्रूथफुलनेस नहीं है रशिया की बातों में। दूसरे नंबर पे एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे ऑलमोस्ट 120 देशों ने साइन किया है कि वो क्लस्टर बॉम्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यूएस, रशिया, यूक्रेन तीनों ने उस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, तो तीनों तैयार हैं अब क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग नेशंस टू प्रोवाइडिंग क्लस्टर म्यूनिशंस। अब यूएसए जैसे देश जो क्लस्टर बॉम्ब सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, ये भी डायरेक्टली दोषी है ना, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन ऑन सिविलियंस। जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया, इन बॉम्ब का ना सिविलियंस पर बहुत असर पड़ता है, फटते नहीं है इनमें से बहुत ज़्यादा। इसलिए कुछ देश जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम अर्बन एरियाज में नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम रूरल एरियाज में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सब बातें हैं, सिटीजन्स कभी ना कभी आने वाले सालों में भी इन बॉम्ब के टच में आ सकते हैं, टुकड़े पड़े हैं अलग अलग जगहों पर, बाद में फट सकते हैं, सिटीजन्स की जान जा सकती है। एथिकल इशू लास्ट में, क्या युद्ध जीतने के लिए सिविलियंस की जान पहुंचाना जायज है? ये भी एक एथिकल इशू है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। अब लास्ट में देखो समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कॉर्पोरेट ग्रुप्स वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, कैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो टॉप 5 हैं एकदम से आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास आज के समय में ज़्यादा एसेट हैं, जबकि छोटी छोटी फर्म्स वो लॉस में चल रही हैं। कोविड-19 से उन्हें बहुत धक्का पहुंचा। क्या नुकसान है इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन का? वो देखो फिर ग्रीडफ्लेशन को जन्म देंगे, अपने हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए जरूरी वस्तुओं का दाम इंक्रीज कर देंगे, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा, पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट डिस्टोर्ट हो जाएगी। इसलिए सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि रेगुलेशन जरूरी है बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स का। लेकिन देखो दिक्कत पता क्या आती है, सरकार इनको प्रमोट करती है इस सोच के साथ में कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, ग्लोबल बड़े प्लेयर से इन्हें बचाती है। इवन देखो ये बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप से सरकार को डोनेशन देते हैं और बाद में सरकार का फायदा उठाते हैं। ये भी नेक्सस का एक एग्जाम्पल है। सरकार कहती है कि कंपटीशन आएगा, कंपटीशन आता नहीं है, क्योंकि जियो की तरह शुरुआत में ये जो बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप है ना, घाटा सहन कर लेते हैं, लेकिन छोटे ग्रुप्स नहीं सहन कर पाते, इसलिए बड़े ग्रुप्स के पास में एडवांटेज होता है। कंक्लूजन, देखो एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है बिजनेस ग्रोथ एंड फेयर कंपटीशन के बीच में। हमारे देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट आना चाहिए, ना कि सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रुप्स की डेवलपमेंट। इसके लिए सरकार अच्छे से रेगुलेट करे और सिविल सोसाइटी के लोग भी आवाज उठाएं। फिर क्रिटिकल मिनरल्स का आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्रिटिकल मिनरल्स वो जो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड के बारे में कुछ आंकड़े हमने डिस्कस किए
कि पिछले 5 सालों में क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड डबल हो गई है, बट सप्लाई रिस्क है, कुछ ही देशों में कॉन्सेंट्रेटेड है ये, और वर्ल्ड पोलराइज होता जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना ने कुछ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी, तो इसलिए सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। 3 तरह के चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, एक तो डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, दूसरा सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना, तीसरा ये जो मिनरल्स आए क्लीन एंड रिस्पॉन्सिबल सोर्सेज से आए। और देखो सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस अपनाना जरूरी है क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोइट करते वक्त, मतलब यूज़ करते वक्त। और सबसे लास्ट में इंडिया ने तो देखो सरकार ने एक जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया है ताकि कंटिन्यूस सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। अगर सप्लाई नहीं सुनिश्चित की जा सकती तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो ये हमने 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए थे आज, बड़े वाले, बाकी छोटे छोटे आर्टिकल्स काफ़ी सारे। ये क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों क्वेश्चंस 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। pwonlyes.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो।